नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर एक सीरीज लेके आया हूँ, शेयर मार्केट बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। कल मैंने इसका पार्ट 1 डाला था। वो मुझे उम्मीद है कि आपको देख के अच्छा लगा होगा। इतना मैं आपको बता दूं कि मैं जो ये सीरीज लेके आया हूँ एकदम बिगिनर्स के लिए है। जो लोग पहले से शेयर मार्केट में हैं वो ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि जो बिगिनर्स हैं वो मार्केट में नया नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो उनका कैपिटल लॉस ना हो और लॉन्ग टर्म में वो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाए। और मैं अब सभी से यही गुजारिश करूँगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि 1 साल करके आप उम्मीद करो कि मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। कम से कम 5 साल या 10 साल का इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखो और अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर हैं उनमें इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और पिछले वीडियो में मैंने ये शेयर मार्केट और उसके काम करने के तरीके के बारे में बताया था। और आज जो वीडियो लाया हूँ मैं, इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें। चलो दोस्तों, चलते हैं फिर वीडियो के ऊपर। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से करते हैं। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होता है कि हम जहाँ पे सीधे शेयर्स खरीद लेते हैं और वो हमारे डीमेट में क्रेडिट हो जाते हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदते हैं बल्कि म्यूचुअल फंड वगैरह के माध्यम से खरीदते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पहले तो क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है और डीमेट अकाउंट के साथ में एक ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट, इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो पहले ये जान लेते हैं कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो डीमेट अकाउंट का मतलब है निवेश के द्वारा जो शेयर खरीदे जाते हैं वो डीमेट अकाउंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा रहते हैं। यानी कि हम लोग जो भी शेयर्स खरीदते हैं मार्केट से वो हमारे डीमेट में सेफली डिपॉजिट हो जाते हैं। और डीमेट की सुविधाएं CDSL और NSDL द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। दूसरा है बैंक खाता, जो आप किसी भी बैंक में ये बचत खाता खोल सकते हो। और तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बिना दोस्तों हम डीमेट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, न तो शेयर खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट भी डीमेट के लिए आवश्यक है। नॉर्मली अगर डीमेट ये ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना हो तो सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास ही हमें ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहिए। और ये ट्रेडिंग अकाउंट यही है कि एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है कि इसके माध्यम से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं जो ये BSE NSE को भेजता है और फिर बाद में वहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अगर शेयर खरीदना हो तो अपने डीमेट में क्रेडिट हो जाएगा और बेचना हो तो वहाँ से डेबिट हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अपना शेयर ब्रोकर होता है उसको कभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देनी चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है आपने अपनी तरफ से उसको पूरा अधिकार दे दिया है कि आपकी तरफ से वो कोई भी एक्शन ले सकता है। इसलिए सेबी ने भी इस संबंध में सर्कुलर निकाला है कि आप ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए बाध्य नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपके जो शेयर ब्रोकर्स हैं वो आपको फ़ोन करेंगे या ईमेल करेंगे कि हमने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी भेज दिया है, इसको साइन करके भेज दो। तो दोस्तों, ये काम नहीं करना है। पहले भी एक बार नामी गिरामी ब्रोकर हाउस ने अच्छा खासा घोटाला किया है, लोगों के शेयर्स गिरवी रख दिए थे। शायद कारवी घोटाले का आपने नाम भी सुना होगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके देख लेना। इसलिए कभी भी शेयर ब्रोकर को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी ना दें। अब जो ये ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं ये 2 तरह के खुलते हैं। एक तो फुल सर्विस ब्रोकरेज वाले होते हैं जिनमें चार्जेज हाई होते हैं और ये जनरली बैंक में खोले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे 3 in 1 अकाउंट भी इनको बोलते हैं, जहाँ बैंक, डीमैट और ट्रेडिंग एक साथ होते हैं।
दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर वाले अकाउंट, इनके चार्जेस लो होते हैं और आज के टाइम में डिस्काउंट ब्रोकर वाले अकाउंट काफ़ी खुलवा रहे जा रहे हैं। और मैं भी ये एडवाइस करूँगा कि जो भी आप अकाउंट खुलाओ तो डिस्काउंट ब्रोकरेज में खुलाओ, ताकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिले और आप कंपैरिजन करके देख लो। ये देख लो इसमें कैसे हमारा एक शेयर खरीदने बेचने का प्रोसेस चलता है। ये देखिए, एक तो ये बैंक हो गया, तो फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे जिस ब्रोकर के पास, तो बैंक से हम ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट से वापस अपने बैंक अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पे हम जब ऑर्डर डालते हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट जो NSE BSE को ऑर्डर जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमने डाला है वहाँ पे ऑर्डर भेजता है, वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिर वापस अगर शेयर बाई किया तो डीमैट में आ जाएगा, सेल किया तो डीमैट से डेबिट हो जाएगा। और ये इधर स्टॉक ब्रोकर दिखा रहा है भाई, आप कहीं भी हम खुलवा सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस, एक साइकिल है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो लोग शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश नहीं करना चाहते वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। यानी दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश से डरते हैं, तो वो लोग म्यूचुअल, अगर उनको समझ अच्छी नहीं होती है तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो डीमैट अकाउंट उसके लिए आवश्यक नहीं है। निवेशकों के पैसों को म्यूचुअल फंड कंपनीज के फंड मैनेजर्स के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और इन्वेस्ट किए गए पैसों पर निवेशकों को म्यूचुअल फंड की यूनिट्स जारी की जाती है। इन यूनिट को हम NAV यानी नेट असेट वैल्यू के रूप में जानते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा NAV को प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज को दोस्तों असेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं। तो अच्छा, और हमारा इन्वेस्टमेंट कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो उसकी वैल्यू को हम कैसे जानेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई किसी फंड की और उसकी उस दिन की NAV क्या है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो उस दिन का आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पता लग जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। अब जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के भी दो तरीके हैं, एक तो आप लमसम कर सकते हो और दूसरा SIP। तो लमसम वह होता है जिसमें इन्वेस्टर एक ही बार में पूरे पैसे डाल के म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद लेता है। इसमें लमसम करने से ये दोस्तों, अगर मार्केट एकदम डाउन साइड में है, नीचे है, तो इन्वेस्टर को लंबे समय में अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन अगर उसने मार्केट के पीक पे अगर ख़रीद लिया है लमसम अमाउंट, तो आगे जाके करेक्शन आ सकता है तो उसको नुकसान भी हो सकता है। तो लमसम के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। जब मार्केट में अच्छे खासे करेक्शन हो तब लमसम अमाउंट में ख़रीदा जा सकता है, अन्यथा SIP करके चलना चाहिए। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे कि निवेशक महीने की किसी एक निश्चित तारीख को मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। और ये जस्ट लाइक हम जैसे अपनी EMI होती है लोन की, वैसे SIP भी है। अपने बैंक को एक मैंडेट दे देते हैं इन्वेस्टर और वो तारीख फिक्स कर देते हैं। हर महीने की उस तारीख को आपके अकाउंट से पैसा कट के म्यूचुअल फंड के पास चला जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट चालू हो जाता है। और SIP का फ़ायदा ये है दोस्तों कि आप कम से कम 500 रुपये से भी इसको शुरू कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड की स्कीम्स कौन कौन सी हैं? ऐसे तो बहुत सी स्कीम है, लेकिन जो मेन स्कीम आपको बता रहा हूँ, इक्विटी स्कीम्स है, डेट स्कीम्स और हाइब्रिड स्कीम्स। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी स्कीम सबसे श्रेष्ठ होती है। बाकी डेट स्कीम और हाइब्रिड स्कीम होती है, ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए है। तो आप तो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इक्विटी स्कीम पे ध्यान दो। अभी मैं आपको कुछ इक्विटी स्कीम भी बता देता हूँ। इक्विटी की जो स्कीम्स हैं यहाँ पे नाम और नीचे मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज़। तो जो इक्विटी की स्कीम है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, मल्टी कैप फंड है। तो मल्टी कैप फंड में दोस्तों जो फंड मैनेजर के पास जो टोटल असेट वैल्यू होती है उसका 75% उनको इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। वो इसको भी 75 को भी उसको 3 कैटेगरी में बांटना पड़ता है। यानी मल्टी कैप फंड वो होता है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है। तो इन तीनों कैटेगरी में उसको 25-25% के हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद आते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड वो होते हैं जो हमारी मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, और लार्ज कैप फंड सबसे ज़्यादा सुरक्षित भी माने जाते हैं क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनियाँ होती हैं। इसके लिए फंड मैनेजर को 80% जो असेट वैल्यू है उसका 80% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। हालांकि लार्ज कैप में सेफ तो है लेकिन रिटर्न थोड़ा कम आता है। फिर है लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसके अंदर जो टोटल असेट वैल्यू है उसका 70% इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसमें भी 70% में से 35% लार्ज और मिड कैप में बराबर मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मिड कैप फंड के अंदर जो असेट वैल्यू है उसका 65% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह स्मॉल कैप फंड जो यानी कि स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं जिनकी मार्केट कैप कम होती है, ये बहुत रिस्की होती हैं, तो इनमें 65% रिटर्न इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्मॉल कैप फंड ये है कि वो रिस्की हैं लेकिन उनका रिटर्न भी अच्छा होता है, तो जो हाईली रिस्की इन्वेस्टर होते हैं वो इसमें जाते हैं, और जिनको एक मॉडरेट रिटर्न चाहिए वो लार्ज कैप में जाते हैं। फोकस फंड। फोकस फंड एक ऐसी स्कीम है जिसमें लिमिटेड स्टॉक होते हैं, इसके अंदर जो फंड मैनेजर है मैक्सिमम 30 स्टॉक ही ले सकते हैं। इसमें भी उन स्टॉक्स में जो इक्विटी के अंदर 65% टोटल असेट का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आती है ELSS स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बोलते हैं। ये नॉर्मली टैक्स बेनिफिट के लिए यूज़ होती है। जिन लोगों को टैक्स की बचत करनी है और वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें ये भी ध्यान रखना है बाकी ऊपर वाली सभी स्कीम में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो 3 साल तक आप वो पैसा नहीं निकाल सकते हो, और इसमें भी जो है टोटल असेट का 80% इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मेरा बताना ये है कि आपको एक अवगत करा दूँ कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी स्कीम होती हैं। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो ऐसे नहीं कि सारे पैसे एक स्मॉल कैप में डाल दिए या मिड में ही डाल दिए, थोड़ा डाइवर्सिफाई करके चल सकते हैं। जैसे आजकल मल्टी कैप फंड है भाई, ये लार्ज मिड स्मॉल में एक अच्छा वो कम्बिनेशन है। फोकस फंड भी अच्छे हैं, लार्ज एंड मिड में भी कर सकते हो। तो पहले इसके बारे में रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है कि कौन से फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अब देखते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट आपने काफ़ी सुना होगा कि मार्केट में एक तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हम 1 साल या उससे अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम अवधि के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो हमें कैपिटल गेन टैक्स की बात आती है, तो हम मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इससे जो शेयर या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को सेल करने पर जो बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर हमें टैक्स भी देना पड़ता है। इसी को हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगेगा। तो पहले तो मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि आपकी जो एनुअल इनकम है या जो इनकम स्लैब है उससे इस इन कैपिटल गेन टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए सरकार ने अलग से दरें निर्धारित कर रखी है। इसीलिए आप ये नहीं सोचे कि मान लो किसी को सालाना 10 लाख से ऊपर इनकम है तो उसको 20% से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, वो सोचे। और अगर किसी की 10 लाख से 15 लाख के बीच है तो वो सोचेगा 30% देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखो, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म में यदि शेयर या म्यूचुअल फंड को कोई बेचता है और उसको सिर्फ 1 लाख रुपए तक का अगर लॉन्ग टर्म में यानी पिछले 1 साल में प्रॉफिट हुआ है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको 1 लाख रुपए से अधिक का लाभ होगा तो 1 लाख रुपए से ऊपर का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर केवल 10%, यानी कि किसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1,50,000 रुपये का, तो 1 लाख रुपए पर तो कोई टैक्स नहीं देना। जो नीचे बचे 50,000 उसके ऊपर उसको 10% के हिसाब से 5,000 रुपये टैक्स देना है। तो इस हिसाब से भी ये काफ़ी रिलायबल रेट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन,
शॉर्ट टर्म तो आपको पता ही है कि भाई 1 साल से कम के अंदर जो बेनिफिट होता है। तो जहाँ पे आपने 1 साल के कम अवधि में किसी शेयर या म्यूचुअल फंड को बेचा और उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर आपको 15% का टैक्स देना है। अब ये टैक्स आपको जब अगर आप प्रॉफिट रियलाइज कर लेंगे तो ही देना है, यानी आपने बेच के प्रॉफिट कमाया तो ही देना है। आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको प्रॉफिट या लॉस दिखा रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ये रियलाइज होने पे ही है। ये तो दोस्तों लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात हो गई। अब बात करते हैं कि हम इसके अलावा शेयर मार्केट में लोग इंट्राडे फ्यूचर व ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, उनके ऊपर जो इन सबको क्या है गैम्बलिंग में माना जाता है, एक तरह से बिजनेस इनकम मानी जाती है। इनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो इनकम स्लैब के हिसाब से ही देना होता है। और अगर किसी वित्तीय वर्ष में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में किसी इन्वेस्टर को शेयर या म्यूचुअल फंड को बेचने से लॉस हुआ है तो उस लॉस को आगामी वर्षों के आईटीआर में आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। हाँ, इसमें यह ध्यान रखना है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसको लॉन्ग टर्म में ही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म हुआ है तो शॉर्ट टर्म में ही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। या आप जब आईटीआर बढ़ने जाएंगे तो आपका सीए वगैरह आपको पूछता है तो उसको बता देना रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मेरे हिसाब से ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।